हेलो गाइज, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू गेव ऑन 28th of January। यस, यू हर्ड इट राइट। जो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दिया है उसके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिखाने वाला हूँ। आई होप यू ऑल नो, नहीं भी पता तो यू शुड नो दैट द रिस्पॉन्स शीट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज बीन रिलीज्ड बाय एनटीए। यू कैन डायरेक्टली गो एंड लॉग इन थ्रू द एनटीए वेबसाइट एंड चेक योर रिस्पॉन्स शीट। आई प्रोवाइड यू द लिंक जहां से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब रिस्पॉन्स शीट होता क्या है, इन दैट यूल बी एबल टू सी कि तुमने एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, एंड जो अटेम्प्ट करे उसमें किसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करा था। सो विद द हेल्प ऑफ दैट रिस्पॉन्स शीट एंड आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एग्जैक्ट स्कोर दैट यू आर गोइंग टू गेट कंबाइंड इन द एप्टीट्यूड इन द मैथमेटिक्स सेक्शन। सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इवन ये जो पीडीएफ है जो जिससे मैं सब दिखाने वाला हूं, इफ यू वांट एक्सेस टू दिस ऑल्सो, सो आई टेल यू इसका भी एक्सेस तुम्हें कैसे मिल सकता है। डेफिनेटली टेल इट बाय द एंड ऑफ द वीडियो, सो डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इवन हम एप्टीट्यूड में जितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज करेंगे, समझेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ द जेईई एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सिमिलर भी आते हैं प्लस सेम कॉन्सेप्ट पे तो आते ही आते हैं। तो नॉट जस्ट इन द जेईई एग्जाम, इवन इन योर नाटा एग्जाम ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं, क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस क्रैक करने में नाटा में भी ये हेल्प करेंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू, इन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम काफी सारी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें सीखने वाले हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप यू लर्न समथिंग इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स नॉट टॉक अ लॉट एंड स्टार्ट विद अ वीडियो। अनफॉर्चुनेटली जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसका मैं सोल्यूशंस तो तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट फॉर यू टू चेक कि तुमने कितने क्वेश्चंस करे थे और जो करे थे उसमें कितने सही हुए, कितने गलत हुए, यू कैन चेक दैट। सो आई स्क्रॉल थ्रू द मैथमेटिक्स सेक्शन ताकि तुम सारे क्वेश्चंस देख सको, सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स मेनली देख सको। सो 20 क्वेश्चंस आर देयर इन द एमसीक्यू पार्ट मैथ्स में, एंड 10 क्वेश्चंस तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू डिड वेल एंड ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो अपना मैथमेटिक्स के आंसर्स मैच करके। रिमेंबर, इफ यू आर कैलकुलेटिंग योर स्कोर्स, तो -1 करना है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो जस्ट डू नॉट ऐड +4। अगर स्कोर कैलकुलेट करे तो -1 करना भी याद रखना। द मैथ सेक्शन ऑफ आवर स्टूडेंट्स वेंट प्रीटी वेल। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग विद अस, एटलीस्ट जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा था, फ्रॉम द रिव्यूज आई हर्ड, जो मैथ सर ने एटलीस्ट अभी क्वेश्चंस करवाए थे, जो टॉपिक्स उनके हो गए थे, दे वर एबल टू स्कोर एटलीस्ट इन दोज टॉपिक्स। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इन द जेईई एग्जामिनेशन, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। ड्राइंग भी करना है, एप्टीट्यूड भी करना है, मैथमेटिक्स भी करना है, तो यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वही 15-20 क्वेश्चंस मैक्सिमम करने का। अगर 15 से 20 क्वेश्चन भी तुम सही करके आ रहे हो, 100% यू आर गोइंग टू स्कोर दैट 99 percentile इन द मैथमेटिक्स सेक्शन। सो दीज आर द सॉल्यूशंस, नॉट द सॉल्यूशंस, इसमें यू कैन सी द करेक्ट आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन, कि कौन सा आंसर सही है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड में द एग्जैक्ट आंसर्स आर गिवन। तो अगर तुमने ये आंसर्स लिखे थे देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। ऑल राइट, सो वी आर डन विद द मैथमेटिक्स पार्ट। अब हम एप्टीट्यूड पे आते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, इनके पीछे कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करने की ट्राई करेंगे जितना हम कर पाएंगे आज की वीडियो में। तो हैव an interesting question. So if you have to build on the seashore in Goa, which room would you have the best view of the sea? This is not more of a geography question, you can say. If you know the location of Goa in India, you can actually think and solve this question. तो इंडिया का मैप बहुत मैं गंदा बना रहा हूँ, तो प्लीज इग्नोर। सो सपोज समथिंग लाइक दिस द मैप इज। सो गोवा इज समवेयर ऑन द साउथ वेस्ट साइड, तो डेफिनेटली इट इज अलॉन्ग विद द सी। तो एकदम सी के साथ गोवा इज समवेयर ओवर हियर इन द मैप। यू कैन चेक इट एग्जैक्टली ऑन गूगल, दो ऐसा ही है अप्रॉक्सीमेटली। सो द टॉप डायरेक्शन इज नॉर्थ, यहाँ पे हमारा ईस्ट है। सो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। सो ड्यू टू गोवा बीइंग हियर, सो डेफिनेटली वेस्ट डायरेक्शन में बेस्ट व्यू आएगा सी का। नो मैटर तुमने कहाँ पे गोवा में अपना घर बनाया है, इफ यू हैव अ विंडो ऑन द वेस्ट साइड, तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू द बेस्ट व्यू ऑफ द सी विच इज राइट हियर, right? So that is why the answer is the house which is facing towards the west direction, the D option. ओके, एक्चुअली विंडो का तो नहीं इसमें पूछा है, रूम कहाँ पे होना चाहिए। डेफिनेटली जितना वेस्ट साइड में है उतना ही बेटर तुम्हें व्यू सी का आएगा, क्योंकि द सी इज ऑन द वेस्ट साइड। I hope you understood the concept. It is just basic geography due to the location of Goa. If you know the location of Goa in the map, you can easily answer this question.
Okay, next you have a question in which you are given 3 figures, उसका next sequence बनाना है. तो in these type of questions you need to crack the pattern. एक बार pattern crack हो गया then the answer निकालना is very very simple. Okay, let's crack the pattern of this particular question. So here you are given the first figure. If you see the comparison between the first and second figure, यहाँ पे ये rotate हो रहा है. Right, it is definitely getting rotated. So if you rotate it in this direction, which is the anti-clockwise direction, so this is clockwise towards the right and anti-clockwise towards the left. So this is definitely anti-clockwise direction. अगर हम इसे rotate करें तो 90 degree rotation पे this will become like this. अगर मैं उसको और 45 degrees rotate कर दूं, then it will become like this and अंदर भी definitely like this. So yes, at the anti-clockwise rotation of 90 plus 45, that is 135 degrees. I'll get exactly this. ठीक है, उसके बाद मैं फिर इसको अगर उसी एंटी क्लॉकवाइज में आगे चलता जाऊं और फिर उसको 135 डिग्रीज रोटेट कर दूं तो आई डेफिनेटली गेट नथिंग बट दिस. सो व्हाट इज हैपनिंग, हमने क्रैक कर लिया है. ईच आफ्टर एवरी इमेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 135 डिग्रीज इज हैपनिंग. ओके, तो लेट्स डू द सेम थिंग हेयर. इसको भी और रोटेट कर देते हैं. सो व्हेन यू रोटेट इट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो 90 डिग्री में तो ऐसे जाएगा, फिर और 45 करोगे तो ऐसे चला जाएगा. Right, so let's check. So definitely this is not possible. Then we have this is again not possible. यहाँ पे तो the line is missing, ये line होनी चाहिए. C is possible, D is again not possible. So definitely the answer to this is C, as given here also. All right, let's see our next question. तो इसमें भी again sequence crack करना है and you will definitely get the correct answer. So यहाँ पे let's see, we have circles inside a square. एक circles है, एक circle है square के अंदर and the circle is divided into 4 quadrants. Okay, so I can see here that we have shaded portion in a circle. एक quadrant shaded है circle का और 3 dots हैं and the shaded portion is moving in the clockwise direction. So इस सेक्शन से अगले सेक्शन में सिमिलरली डॉट्स भी सेम मूव हो रही है, एक एक नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होती जा रही है. दिस डॉट गोज टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, दिस गोज टू द नेक्स्ट, दिस गोज टू द नेक्स्ट. सेम फ्रॉम 2 to 3 यहाँ भी क्लॉकवाइज में एक एक शिफ्ट है. दिस इज टू द नेक्स्ट, दिस इज अगेन टू द नेक्स्ट. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा सर्कल आएगा जो इन दैट ऑल्सो इसकी जगह ये वाला शेडेड हो जाएगा डेफिनेटली. ये डॉट विल कम हेयर, this dot will move here and this dot will move here. Right, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसमें ऐसा दे रखा है. Definitely it is given here in this B option. So the correct answer to this is definitely the B1. Again a simple question here. Okay, next we have interesting question जो I think काफी सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे, नहीं सही आंसर कर पाए होंगे. So in which direction in the southern hemisphere would you get glare free light throughout the year? अच्छा, होता है क्या है ना, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया का जो सनपाथ, इंडिया पे जो सनपाथ डायग्राम रहता है, सो जो ईस्ट से साउथ ईस्ट से ऑलमोस्ट सन हमारा राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, ये सबको पता होगा. एंड इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड एंड दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो आर्किटेक्चरली, जो नॉर्थ साइड रहती है, द नॉर्थ साइड वी गेट ग्लेयर फ्री लाइट. तो नॉर्थ साइड में कभी भी डायरेक्ट सनलाइट जिससे ग्लेयर आता है एंड जो बहुत ज्यादा हीट गेन अप देती है वो कभी नहीं आता. दैट इज वाई यू विल फाइंड ऑल इन ऑल द बिल्डिंग्स, जो भी ग्लास की टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ग्लास फसाड्स जो होते हैं, मतलब फ्रंट में जहां पूरा ग्लास यूज कर रहा होता है, इट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से कभी भी डायरेक्ट ग्लेयर वाली सनलाइट नहीं आती है, बहुत ज्यादा हीट गेन अप नहीं होता है. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रीजन जैसे इंडिया आता है जहाँ पे, वहां पे तो हमें नॉर्थ साइड में मिलती है ग्लेयर फ्री लाइट, ये फैक्ट है. बट सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा होता है, यू नो, बिकॉज सन पार्ट जो अर्थ के ऊपर सन पार्ट डायग्राम वो तो सिमिलर रहता है. तो इन द सदर्न हेमिस्फीयर इंस्टेड ऑफ दैट नॉर्थ साइड हमें साउथ साइड में वाली लाइट मिलती है. सो दैट इज वाई इसका आंसर साउथ है. अगर यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता तो उसका आंसर नॉर्थ होता. ओके, सो आई डोंट नो कितना तुम्हें समझ आया होगा, दो इसका यू नो वी एक्सप्लेन दिस इन आवर क्लासेस इन अ डिटेल्ड क्लास ऑन सनपाथ डायग्राम, कि कैसे अर्थ के ऊपर से सनपाथ डायग्राम रहता है, कैसे समर में रहता है, कैसे विंटर में रहता है, हाउ आर द सन शेडिंग डिवाइसेस दैट वर्क. बट आई होप थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया, सो दैट यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट बट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. Let's move forward. So Qutub Minar, this is more of a fact-based question. So the answer is A to this. Again, a more fact-based question. So Dhaji Devari is a construction style popularly where? It is popular in definitely the mountainous regions. Okay, next we have match the following questions. So these are one of the most common architects, like most famous architects, as well as the most famous buildings.
in the classes that we do, in the PDFs of the most famous buildings and architects that we provide, these buildings are definitely there. So if you are studying from a good source, you have a good study material, you can definitely learn all the important buildings, all the important architects, and ये सारे questions तो उसी से आते हैं, because there are limited things जिनसे questions आ सकते हैं. Let's see, buildings endless हैं, अगर सारी buildings तुम learn करने जाओगे इंडिया की, वर्ल्ड की, that is not possible. So at least 99% तुम वो करके जाओ जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. So that cracks your this famous architects and buildings वाला part. इसका आंसर सी है. यू कैन चेक आउट, इफ यू डोंट नो यू कैन लर्न राइट नाउ कि किसका बिल्डिंग किसने बनाया, कौन सा बिल्डिंग किसने बनाया, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ विच बिल्डिंग. Okay, next is where is Petronas Tower located? It is also one of the most common building that you have in the world. Not common, a very popular building that you have in the world. So it is in Kuala Lumpur definitely. Okay, next question number 40 is again like that. You are given a question. इसमें लिखा है that this A and B is having a pattern. So C and D का similarly based on the pattern between A and B, C और D में क्या आएगा? So suppose A का sequence B है, तो C का sequence क्या होगा? That is what the question is saying. That is what these 4 dots mean. Okay. So A to B पे I can clearly see, अगर मैं इसका mirror image कर दूं, so this is what I get exactly. So यहाँ पे भी इसका अगर मैं mirror image कर दूं, तो this will shift right here. Right? So let's say कि ऐसा कहां पर है, this is in the A option. So yes, definitely the answer is A. Okay, next again we are given the top view. Now हमें बताना है कि front view कौन सा होगा इसका, the correct front view. Okay, let's see. So this is the top view. So when you will see this particular 3D figure from the front. So first of all, the first fact that we will see is ये जो एक लाइन है, जो एक सरफेस है, दिस एक लाइन एक सरफेस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगल. तो ये वाली लाइन जब फ्रंट से दिखेगी तो हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा, फिर ये सेकंड लाइन का भी एक रेक्टेंगल दिखेगा. अब रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, दैट वी आर अनअवेयर ऑफ. हाइट कितनी भी हो सकती है, दैट इज नॉट गिवन टू अस. तो हाइट कितनी भी हो सकती है. फिर इसका एक और सिमिलर रेक्टेंगल दिखेगा एंड इसका एक और सिमिलर रेक्टेंगल दिखेगा. तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें 4 रेक्टेंगल्स दिखेंगे ही दिखेंगे, नो मैटर उनकी हाइट इतनी हो या फिर हाइट इतनी जितनी इन्होंने दे रखी है, द ऑप्शंस उतनी हो. सो डेफिनेटली ए में भी केवल 3 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, बी में भी केवल 3 है, सी में भी केवल 3 है. तो ऊपर का तो चेक करने की जरूरत नहीं. वी नीड नॉट चेक द टॉप पार्ट, ओनली बाय सीइंग दिस. जो फ्रंट में 4 रेक्टेंगल्स है और यहाँ पे जो तीनों में 3 रेक्टेंगल्स हैं, वी कैन बी श्योर कि इसका आंसर डी ही हो सकता है. डी इज द ओनली आंसर पॉसिबल टू दिस. अगेन बेसिक सिंपल क्वेश्चन आई वुड से. Okay, next is again a match the following question again with the most popular buildings in the world. This is definitely Hagia Sophia. This is the Empire State Building. This is the Colosseum. This is the Sydney Opera House. So you can match the following accordingly. And the answer to this is D. ठीक है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, okay, this is something different. Usually JEE में I have not seen such kind of a question. You're given a graph. This is more of, you can say, जो स्कूल में करते हैं, नॉट वेरी रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, बट हाँ जनरल नॉलेज से एंड जनरल चीज़ों से, मतलब बेसिकली यू कैन से चेकिंग योर लॉजिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग का दिस क्वेश्चन यू कैन से इज देयर. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो टू गिवन 2 थिंग्स. एक हमारा हैचेड जो रेक्टेंगल है, जो ऐसा हैच है, दिस रिप्रेजेंट्स डिमांड, एंड जो ब्लैंक रेक्टेंगल इसमें कुछ हैच नहीं है, विच इज एम्प्टी, रिप्रेजेंट सप्लाई. ठीक है. सो दिस इज द नंबर ऑफ यूजर्स जो हमारा वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइप ऑफ आइटम्स है. ओके, ऑल राइट. सो बेसिकली अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है, तो यहाँ पे वी कैन सी डिमांड इज मोर बट सप्लाई कम है, यानी कि लोगों को नीड तो ज्यादा है, नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज मोर बट उसका सप्लाई कम है. यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का भी डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई काफी ही कम है. ओके, सो दैट इज हाउ यू चेक द ग्राफ, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ओके, अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं. सो यहाँ पे क्या है, हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन चारों में से अब कौन सा करेक्ट आंसर होगा, या तो ए एंड सी सही है या ए एंड बी सही है. तो हम चारों ही चेक कर लेते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज सैनिटाइजर ओनली मीट्स 50% ऑफ द डिमांड. ओके, सो बेसिकली इसका मतलब ये सैनिटाइजर का जो हमारा रेक्टेंगल है वो डिमांड से एकदम हाफ होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली नहीं है यहाँ पे. दिस इज नॉट एग्जैक्टली 50 एज यू कैन सी. This line is larger than this line, so that this is not possible. Basically A1 is not possible here. Cosmetics has the least supply amongst all. Definitely this is true. As you can see, इस rectangle का height सबसे कम है, तो supply जो है हमारा cosmetics का as compared to other item सबसे कम है. So this is true.
among all 2 items have equal demand but difference in supply. Okay, let's see. Okay, तो यहाँ पे सैनिटाइजर इक्वल डिमांड. ओके, राइट. सो कॉस्मेटिक्स का और स्टेशनरी आइटम्स का वी कैन सी द रेक्टेंगल जो है दोनों एकदम सेम लेवल पे हैं. सो कॉस्मेटिक्स और स्टेशनरी आइटम्स का डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल एंड सप्लाई डिफरेंट है. सप्लाई कॉस्मेटिक्स का बहुत कम है, स्टेशनरी आइटम्स का भी कम है, बट बेसिकली दोनों का सेम नहीं है. सो दिस अगेन स्टेटमेंट सी भी हमारा ट्रू हो जाता है. डी सेज अमंग ऑल 2 items हैव इक्वल सप्लाई एंड 2 items हैव इक्वल डिमांड. अच्छा, इक्वल डिमांड वाले तो हमने देख ही लिए, दो के तो कॉस्मेटिक्स और स्टेशनरी की इक्वल डिमांड तो है. इक्वल सप्लाई और चेक कर लेते हैं. सो इक्वल सप्लाई, यस, सैनिटाइजर और वेजिटेबल स्लैश फ्रूट्स का इक्वल सप्लाई है. इस रेक्टेंगल का हाइट और इस रेक्टेंगल का हाइट इक्वल है. सो अगेन द D is also true. So the answer is B, C and D only. The C answer. I hope all of you understood this question as well. Okay, again this question is again, so ये दो क्वेश्चन एक्चुअली दोनों ही लॉजिकल रीजनिंग के. ये भी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, सर डी कोड कोडिंग, एंड यूजुअली नाटा में ज्यादा आते हैं, जे में काफी कम. दे गिव, मतलब दिए हैं तो डेफिनेटली आगे भी आ सकता है, बट यूजुअली दे आर मोर देयर इन द नाटा एग्जामिनेशन. ओके, सो इन अ कोड लैंग्वेज इफ रोमन इज रिटन एज TQOCP then Italy is what? ओके, तो इसके लिए टू आंसर द क्वेश्चन इटली का क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या डिकोडिंग कोडिंग होगा, उसके लिए मैं पहले इनका रिलेशन, इनके बीच में पैटर्न जो भी फॉलो हो रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. यहाँ पे ना इन क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज चेक द लेटर्स, लाइक यू नो रोमन का फर्स्ट लेटर से कंपैरिजन करो, इसके फर्स्ट लेटर का ओ से कंपैरिजन करो सेकंड लेटर का, एंड साइमल्टेनियसली हर थर्ड लेटर फोर्थ लेटर का उसी के थर्ड फोर्थ लेटर से कंपेयर करना होता है. ओके, सो आर और टी को अगर हम कंपेयर करें, सो आर एस टी, अगर ए बी सी डी एफ जी करोगे तो आर एस टी, तो आर के बीच, आर और टी के बीच में एक लेटर और आता है एस. ओके, सिमिलरली ओ और क्यू, सो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम नो पी क्यू, अगेन ओ और क्यू के बीच में एक और लेटर आता है, दैट इज पी. सो ये अगेन ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, लाइक आर के बाद जो एक छोड़ के नेक्स्ट लेटर आएगा वो लिख रहे हैं, ओ के बाद भी जो एक छोड़ के नेक्स्ट लेटर आएगा वो लिख रहे हैं. एम का भी देखते हैं, एम एन ओ. ओके, अगेन सेम, एम के बाद एन छोड़ा ओ आ गया, ए के बाद बी छोड़ा सी आ गया, एंड एन के बाद ए बी सी डी एन ओ पी, ओ छोड़ा पी आ गया. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. उस लेटर के एक लेटर छोड़ के जो नेक्स्ट लेटर आता है दैट वी आर राइटिंग डाउन, उससे हमारा अगला पूरा वर्ड क्रिएट हो रहा है. तो इटली के साथ सेम करते हैं. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो पहले लेटर तो हो गया हमारा के, आई के बाद जे छोड़ा के आ गया, तो के तो चलो चारों में ही है, इसको हटा देते हैं, इरेज ही कर देते हैं चलो. ओके, सो टी, ओके सो टी यू वी, तो यू हमारा हट गया, यू के बाद हमारा वी आ जाता है, तो अब नेक्स्ट वी हो गया. ओके, यहीं पे हमारा आंसर. ओके, यहाँ बी और डी दोनों पॉसिबल हैं बी के लिए. फिर हमारा आया सी, ए के बाद सी, ठीक है. फिर एल के बाद क्या आएगा, एल एम एन, तो एल एम स्किप हुआ, फिर अगला आया एन, तो यहाँ पे आएगा हमारा सी के बाद आएगा एन. सो या बी इज द करेक्ट आंसर. कोनार्क टेम्पल, वेरी सिंपल. कोनार्क टेम्पल अगेन वन ऑफ द मोस्ट हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में, और वैसे भी आर्किटेक्चरली दिस इज अ वेरी famous building, famous monument, famous temple you can say. So Odisha में it is located definitely. Okay, next is a statement based question on Chandigarh. All right, so Chandigarh is the first planned city of independent India. Okay, and that is true, this is true. And definitely it is designed by Lee Corbusier. This is also true. The entire city as well as most of the famous buildings there, High Court, the entire Capitol Complex, even the CC, Chandigarh College of Architecture, सब कुछ Lee Corbusier ने ही डिजाइन करा. So both the statements are true. So that is why A is the correct answer. Okay, again हमारे पास अब एक 3D फिगर है, इसका हमें टॉप व्यू बताना है, ठीक है. सो टॉप व्यू क्या होगा, ड्रॉ कर लेते हैं चलो. दिस रेक्टेंगल will be like a rectangle, this small rectangle will again be like a rectangle from the top. फिर ये जो हमारा centrally आ रहा है, this will be a rectangle like this. This rectangle will be a larger rectangle, and इसको देखें, something like this. Okay, so check कर लेते हैं. Okay. Yeah, so as you can see what I have drawn is corresponding to the D option, so the correct option is D here. ठीक है.
Okay, Chandigarh is an example of which city. But Chandigarh, mein, again, Chandigarh. Actually, I've been to Chandigarh. I've even done a study on the planning and the most important buildings. So, grid iron planning is they used in Chandigarh. It is also one of the most well planned city and the first planned city in India. It is architecturally, if visit some city for visiting, you can visit Chandigarh only and only for the architecture it has, for the good planning and the type of buildings and the different structures, the use of concrete, the open brick work that you can see everywhere. So Chandigarh is architecturally a marvelous city. You should definitely visit there once. How many surfaces does the object have? काफी सिंपल क्वेश्चन है. आई कैन सी जो विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन है, टॉप व्यूज, फ्रंट व्यू, सरफेस काउंटिंग, अभी तक जितने हमने देखे और क्वाइट बेसिक, कोई भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. सो एप्टीट्यूड पार्ट इज जल्दी भी होने वाला है और प्लस कंपैरेटिवली एज द प्रीवियस इयर्स थोड़ा सा आई विल से लेवल कम भी है. तो जल्दी से काउंट कर लेते हैं. चलो, सो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे है 8, एक यहाँ पे है 9 और एक बॉटम में है 10. सो द आंसर इज 10. फेमस हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ जवाहरलाल कला कॉम्प्लेक्स इन जयपुर? इस पे काफी बार नाटा में भी इसके प्लान पे और इस पे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं. चार्ल्स कोरिया इज डेफिनेटली द आर्किटेक्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली. And these are all four architects are the most popular architects in India. So this I am suggesting you for the future attempts of the JEE, future attempt के एक attempt जो अगला है JEE का और नाटा एग्जाम के लिए भी इंडिया में ना कुछ ही फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, मतलब काफी फेमस जो आर्किटेक्ट्स हैं, और क्वेश्चंस भी केवल उन्हीं 10-12 आर्किटेक्ट्स की बिल्डिंग्स पर ही आते हैं. तो अगर तुम वो 10-12 आर्किटेक्ट्स की सारी फेमस बिल्डिंग्स और उन आर्किटेक्ट्स की कौन सी बिल्डिंग है, कब बनी है, मतलब कब बनी तो इनके क्या फीचर्स हैं, अगर वो 10-12 आर्किटेक्ट भी फोकस करके जा रहे हो तो इजीली तुम्हारे जेई और नाटा में ये सारे क्वेश्चंस तो निकल जाएंगे. जो हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं, हम लोग जो आर्किटेक्ट्स, ये सारे 10-12 आर्किटेक्ट जो पढ़ाते हैं, उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता. उनकी बिल्डिंग से बाहर, उसकी फीचर से बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता. तो बहुत लिमिटेड कंटेंट है. अगर एग्जैक्ट कंटेंट और अच्छा कंटेंट तुम्हें अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन 100% निकल जाते हैं. स्टूडेंट्स जो हमारे सारे स्टूडेंट्स थे, वी took a class to ask the review की, मतलब रिव्यू नहीं बट कैसा गया एग्जाम, मतलब पूछने के लिए, डिस्कशन काइंड ऑफ अ थिंग. सो एप्टीट्यूड सेक्शन में तो दे वर श्योर 90-95% तो जो पढ़ाया था उससे ही आता है. इट इज मोर ऑफ अ फिक्स सिलेबस यू कैन से इन द एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ द जेईई एग्जामिनेशन. ओके, अगला क्वेश्चन है. इट इज आई वुड से मोर ऑफ जनरल नॉलेज. यूर डिफरेंट जो योजनाज होती हैं गवर्नमेंट की, उस पे क्वेश्चन है. उनके तुम्हें दे रखा है द शॉर्ट फॉर्म्स आर गिवन, उनका फुल फॉर्म बताना है. थोड़ा सा ट्राई करें, इससे ट्राई करते हैं. वन थिंग आई कैन नोटिस हियर, इवन अगर तुम्हें, जैसे मुझे नहीं पता है कि कौन सी किस योजना का कौन सी को मैंने सुना भी नहीं है मोस्ट ऑफ दीज योजनास, बट अगर एक चीज यहाँ बहुत ही कॉमन सी नोटिस करें तो अगर उनके लेटर्स भी चेक करें, जैसे यहाँ PMUY है, ठीक है, तो यू केवल इसी में आ रहा है, मतलब यू से उज्ज्वला ही आ रहा है, तो ये तो खुद ही मैच हो गया. सिमिलरली PMAY यहाँ पर है, तो अगेन यहाँ पे भी ए जो आ रहा है, ए से कोई भी वर्ड नहीं है पूरे में, बस ए यहीं पे आवास योजना, अगेन ये भी मैच हो गया. ये भी अगेन केवी यहाँ पे कौशल विकास है. तो पीएम तो सब में ही है, पीएम तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, बस ये दो लेटर UY उज्ज्वल योजना हो गया, AY आवास योजना हो गया, KVY कौशल विकास योजना. इसमें मतलब तुम्हें जनरल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है वुड से. तो केवल अगर तुम लेटर्स भी पहले लेटर्स और बाकी वर्ड्स के पहले लेटर्स मैच करो, इजीली गेट द आंसर. यहाँ पे भी JDY जनधन योजना हो गया. तो कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, नॉलेज हो या इस चीज की ना हो. ओके, सो जो भी मैंने मैच करा उस हिसाब से आई एम श्योर बी आंसर होगा. नेक्स्ट यू आर गिवन द 3D ऑब्जेक्ट. अगेन इसका बताना है हमें, अगेन टॉप व्यू बताना है, ठीक है. इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये वाला जो सरफेस है हमारा, ये ऐसा दिखेगा. देन हमारा ये वाला सरफेस जो है, टॉप ही बताना ना. हाँ, यहाँ से एक्सटेंडेड है, यहाँ सॉरी, यहाँ से एक्सटेंडेड है, देन इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ से भी एक्सटेंडेड है, ऐसा ही बनेगा. फिर यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा इधर, और यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा इधर, ठीक है. सो टॉप व्यू पूछा ना, राइट. इसको चेक कर लेते हैं आप. What I've drawn is only there in the C option, मतलब C हमारा सही आंसर है, राइट. सिंपल क्वेश्चन अगेन.
एज आई सेड विजुअलाइजेशन के कंपैरेटिवली काफी इजी, मतलब सब लोग जो कर सके ऐसे क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन द सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, बट 2020 का जो 2020 कट जो यहां शुरू से लेना है। ओके ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ऐसा सेम क्वेश्चन जो 2022 का पेपर था। इवन आई पर्सनली अपलोडेड अ वीडियो ऑन द 22 पेपर डिस्कशन बिफोर द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें एकदम ऐसा क्वेश्चन था, अगर वो वीडियो देखी थी आई एम श्योर ये क्वेश्चन सब कर पाए होंगे। सो इस क्वेश्चन में ना एक बस कंफ्यूजन रहता है, वो क्या रहता है, जैसे इसमें दे रखा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैज 15 फ्लोर्स, तो वो G+15 बोल रखा है या फिर ये 15 इज इक्वल टू G+14। ये एक इकलौता कंफ्यूजन है जो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम अगर दोनों को ही, आई होप यू अंडरस्टैंड कि 15 फ्लोर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि ग्राउंड है फिर उसके बाद 15 है, या फिर ग्राउंड है प्लस 14 है वो भी 15 कहलाएगा। तो ये एकदम क्लैरिफाइड नहीं है, तो हम दोनों से आंसर निकाल के देखते हैं कैसे रहता है। तो हाइट ऑफ ग्राउंड फ्लोर दे रखी है 4.2 मीटर्स। ठीक है, स्लैब थिकनेस मिला के, जो ऊपर स्लैब होता है रूफ वाला, वो मिला के सब मिला के पूरा एक फ्लोर की हाइट है। सेम हमारा बाकी फ्लोर में भी सब इंक्लूडेड है, स्लैब थिकनेस इंक्लूडेड है, और 3.3 मीटर्स ग्राउंड के बाद की हाइट है। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है ग्राउंड से टेरेस तक। ठीक है, टेरेस लेवल तक। तो क्या होता है ना, जो रूफ जहां खत्म होती है, ये हमारा लेवल, सपोज ये बिल्डिंग है, सपोज 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ये वाला लेवल टॉप वाला टेरेस लेवल होता है। इसके ऊपर भी लेवल आता है जो पैरापिट लेवल, मम्टी लेवल, ओके उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये जहां मतलब बेसिकली जहां बिल्डिंग खत्म हो रही है, जहां स्लैब खत्म हो रहा है सबसे टॉप फ्लोर का, वहां तक की हमें हाइट बतानी है। ठीक है, तो दोनों से अगर दोनों में से हम आंसर निकालें, अगर सपोज 15 फ्लोर का मतलब अगर हम G+15 अज्यूम करें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 4.2 मीटर्स तो मेरा ग्राउंड फ्लोर का हाइट हो गया, फिर 15 फ्लोर्स का और हाइट होगा कितना, 3.3। उसको मल्टीप्लाई करें कितना है, 45 प्लस 45, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा कर लेते हैं, चलो 45 ये आया, प्लस 15 इंटू 0.3 जब करोगे तो 4.5 आया, तो 49.5 आएगा यहाँ पे, 4.2 यहाँ पे, इन्हें ऐड अगर हम करें तो 51.7 मीटर्स आ रहा है। इसको मैं एक बार कैलकुलेटर पे भी कंफर्म कर लेता हूँ, मेंटली कर तो रहे हैं बट कंफर्म हो जाएगा बेसिकली। सो वी हैव 3.3 इंटू 15, दैट इज 49.5 प्लस 4.2, यस, सो 4.2 प्लस 49.5, okay, which actually gives you 53.7। यहाँ पे सॉरी मैंने ये कैसे करा है पता नहीं ऐड। सो 49 और 4 डेफिनेटली 53 होता है, रियली सॉरी फॉर दिस ब्लंडर। तो 53.7 आएगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। तो इसका मतलब हम ये सर्टेन हो सकते हैं कि ये तो आ नहीं रहा, तो यानी कि इन्होंने जो 15 फ्लोर्स दिया है ये G+14 के अकॉर्डिंगली दिया है। सो इसको हम हटाते हैं, अब G+14 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सो अब क्या होगा, 4.2 प्लस 15 इंटू 3.3 इंटू हम 15 की जगह 14 कर देंगे। सो वील हैव 3.3 इंटू 14। ओके, अगेन मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ इसे। 3.3 इंटू 14 हमारा आएगा 46.2। उसको हम ऐड कर दें अगर 4.2 से, तो ये हो गया 50 और 50.4 मीटर्स, विच इज योर बी ऑप्शन, जो कि सही दे भी रखा है। सो या दिस 15 फ्लोर इज एज पर G+14 एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्लैब वगैरह सब मिला के हम अगर कैलकुलेट करें, द आंसर इज 50.4 मीटर्स। ओके, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया है मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। ओके, थोड़ा इसमें आई होप शायद से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लेट्स थिंक, इफ यू गाइज कुड नॉट सॉल्व दिस या करा भी था तो मतलब इफ यू वांट अभी तुम भी ट्राई करो जितने मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो 16 का 33 विच मीन्स, ओके 16 का डबल 32 होता है, 32 प्लस, सो बेसिक 16 इंटू 2 प्लस 1 करा है यहाँ पे, यहाँ भी डबल हो रहा है 66, बट यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या करा है 33 इंटू 2 तो हो रहा है बट प्लस 1 की जगह -1 हो रहा है, तो हमारा 65 आया। अगला चेक करते हैं, 65 का डबल 120 प्लस 10 130। अच्छा, इसमें फिर +1 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। ओके, तो पैटर्न क्या हो रहा है इसमें, जो अगला नंबर आ रहा है पहले इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 -1, फिर अगेन +1, फिर अगेन -1। अब जैसे यहाँ देखें तो 131 का डबल क्या होता है 230, तो 262, उस यहाँ पे -1 हुआ है, तो 262 -1 हुआ है, तो यानी कि अब जो अगला होगा उसमें प्लस होगा, डेफिनेटली +1 होगा। तो 261 इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा 400 और 120 522 प्लस 1 विच इज 523।
जो हमारा बी आंसर है. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द पैटर्न. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी सिंपल लग रहा है देख के. यहाँ पे दो ये स्क्वायर, सॉरी ये वाला जो हमारा स्क्वायर है, दिस पर्टिकुलर वन, इसको फ्रंट से इस एरो की डायरेक्शन देखेंगे, ये एक सिंपल स्क्वायर दिखेगा. फिर इसको देखें तो अगेन ये ऊपर ऐसे गया, ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये अगेन ऐसे एक स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी. सिंपल इज दैट, विच इज़ ओनली देयर वेयर इट इज़ ओनली इन द डी ऑप्शन. ओके सॉरी, ये क्या हो रहा है, सॉरी आई मिस द टॉप लाइन. ये वाली लाइन में, ये जो हमारी लाइन है ये भी दिखेगी यहाँ पे डेफिनेटली. सो दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, अगेन वी हैव सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस कंप्लीशन क्वेश्चन. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पैटर्न बन रहा है. यहाँ पे कैन सी, यहाँ से यहाँ पे अगेन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. यहाँ पे ये स्क्वायर मिसिंग है, फिर यहाँ पे ये वाला स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ पे अगेन ये सर्कल से ये टॉप आउटर मोस्ट सर्कल मिसिंग है, फिर अंदर वाला सर्कल भी मिसिंग हो गया. अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो ये आउटर मोस्ट ट्राइंगल मिसिंग है. अब यहाँ ये ट्राइंगल, फिर से ये ट्राइंगल भी हट जाएगा तो बचेगा केवल एक सर्कल. So the answer is D. Simple. This is also quite simple. Okay, so we have a question based on scale. A similar question came in the 2022 paper as well. Even in the video that I made, in which we were discussing the 22 paper, ऐसा question था, not the same question but on the same concept. So you can see कितने सारे questions last year से ही आते हैं. So even if you are practicing well the previous year paper, it helps a lot. Okay, so let's solve this question. The question says a land size of 80 into 40 meters for a house design is drawn on a paper at a scale of 1:100. Then what size is drawn on a paper to represent the land? Okay, this is a little tricky question. If you read the language in the first phrase and the second phrase, so it is exactly the same. It is drawn on a paper at a scale of this. So what size is drawn on a paper to represent the land? See what happens in scale is ना, so what you draw and what you represent is actually similar to the real size. तो जब हम असली में ड्रॉ करेंगे मैप पे कुछ भी, तो ये 80 into 40 मीटर ही मार्क करेंगे, उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे. द ओनली डिफरेंस वुड बी, अगर उसको एक्चुअल मेजरमेंट देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, बट रिप्रेजेंटेशन में इट विल एग्जैक्टली बी द सेम. सो दैट इज वाई दे हैव गिवन द आंसर एज सी. थोड़ा सा ट्रिक करने की ट्राई करिए बस इस क्वेश्चन में, बट द आंसर वुड बी द सेम बिकॉज द सेम थिंग इज रिप्रेजेंटेड ऑन द शीट ऑफ पेपर एज वेल, जो रियल लाइफ में है. अगर इवन इफ सपोज कोई किसी बच्चे ने अगर लेट कर लिया कि 1:100 का मतलब ये है कि इसका आंसर 100 से डिवाइड करके आना चाहिए, दैट इज हाउ स्केल यूजुअली वर्क्स. अगर असली भी मेजरमेंट हम देखें कि मैप में असली मेजरमेंट अगर स्केल से मैं करूँ तो क्या आएगा, तो सी 80 मीटर्स इज इक्वल टू योर व्हाट अप्रॉक्सीमेटली इन 200 8,000 सेंटीमीटर्स, राइट. सो अगर 1:100 से मैं इसको 100 से डिवाइड भी करूँ, देन ऑल्सो आई गेट 80 सेंटीमीटर हेयर, विच इज अगेन नोवेयर इन द ऑप्शन. ठीक है, सो इवन इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 100, जब भी कोई करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था, इट इज जस्ट अ ट्रिकी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज से खेला गया है. सो द आंसर विल बी सेम, 80 मीटर इंटू 40 मीटर, दैट इज द सी ऑप्शन. ओके, दो क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम में जेईई के आते ही आते हैं फ्रॉम कलर थ्योरी. हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, आई एम श्योर आगे एक और क्वेश्चन भी होगा. सो रेड, ब्लू एंड येलो आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ अ कलर व्हील. ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, विच इज डेफिनेटली ट्रू. अगला है द कलर्स विच आर पोजिशन अपोजिट टू ईच अदर इन अ कलर आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री. अगेन दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो जो कलर व्हील में जो 12 कलर होते हैं, अगर उनके अपोजिट में जो कलर्स आते हैं, यानी कि जिनके बीच में एग्जैक्ट 5-5 कलर का गैप्स होता है, दोज आर नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. जैसे रेड, ग्रीन और येलो, वायलेट, येलो पर्पल भी अपोजिट आते हैं, बट चेक कर लेना, वैसे आते ही हैं. तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, पेपर फोल्डिंग का भी क्वेश्चन है. पेपर फोल्डिंग इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हो, यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अगर अगर एग्जाम में नहीं ज़्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है, व्हाट यू कैन डू इज रफ शीट लो, से फोल्ड करके देख लो. इन केस अगर ऐसा हो, वैसे तो ईजिली हो जाते हैं क्वेश्चंस. तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली तुम्हें क्या समझना है, ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है, अब जब ये ओपन अप होगा ना, एग्जैक्टली ऐसा रेप्लिका आ जाएगा, यानी कि एक और यहाँ ट्राइंगल ऐड हो जाएगा, उसमें भी 3 डॉट्स होंगी. ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा. फिर जब तुम इसे फिर से खोल दोगे ना, तो अगेन इसका भी पूरे का रेप्लिका हो जाएगा, यानी कि ये 2 में डिवाइडेड होगा और अगेन इस एक में 3 डॉट और दूसरे में भी 3 डॉट. फिर अगेन इसको जब पूरा खोल दोगे तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है ना, यहाँ भी 4 ट्राइंगल्स आएंगे. ठीक है, अगेन यहाँ पे पूरे 4 ट्राइंगल्स आएंगे, जिसमें सब में फिर से 3 डॉट होंगे.
2 3 1 2 3 1 2 3, बेसिकली जितना तुम उसे ओपन अप करते जाओगे एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट होता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो सबसे पहले तुम्हें टोटल डॉट भी चेक करोगे, तो टोटल ऐसे भी अगर नॉर्मली भी इसको कंपेयर करो, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बनाया है तो खुद से मे भी इतना क्लियर ना दिख रहा हो, बट अगर वैसे देखें तो यहाँ पे तो डॉट कम है, ठीक है, इसमें भी डॉट कम है, केवल बी में यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा लाइन मिटा दी है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट अगर तुम यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो देखो तो यू कैन ईजिली सी हर ट्राइंगल में 3 डॉट है, ठीक है। तो दैट इज वाई द आंसर टू दिस इज द बी ऑप्शन। ओके, थोड़ा और क्लियरली मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ लाइन ये ड्रॉ हम कर दें, एक ऐसे, एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ से ऐसे, तो यू कैन सी हर ट्राइंगल में जैसे हमने यहाँ ड्रॉ करा है हर ट्राइंगल में 3 डॉट्स हैं। टोटल कितने ट्राइंगल थे? 4 यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू व्हाट आई हैव ड्रॉन। Okay, so let's move forward. Find the odd one out. इसमें अगेन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 7 आंसर देख लें, चलो पहले उससे जल्दी फिर सॉल्व हो जाएगा। तो 32 हमें दे रखा है, ये तो सिंपल है, तो ये भी अगेन ये भी काफ़ी सिंपल सा है। अगर बहुत ही मतलब पहले ही ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है, ओनली 32 यहाँ पे हमारा इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है। 7 9 25 43 59 ऑल आर ऑड नंबर्स, ओनली 32 इज द इवन नंबर, सो दैट इज वाई दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अ स्मॉल लिफ्ट फॉर कैरिंग ओनली अ स्मॉल लोड इज नोन एज डम्ब वेटर, ठीक है। In which state of India Robbers Cave is located? Yeah, it's in उत्तराखंड। ओके, एक और फोल्डिंग क्वेश्चन है, इसको चलो थोड़ा सा और फेयरली बनाते हैं। सो देखो, ये तुम्हारा ट्राइंगल है एक, अब जब ये इसे तुम अनफोल्ड करोगे, यहाँ पे एक यहाँ पे ट्राइंगल है छोटा सा, एक यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो अनफोल्ड करके बनेगा एक, अनफोल्ड करके हमारा बनेगा ऐसे, अगेन इसे यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे सेम ही ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसको अगेन जब तुम अनफोल्ड करोगे यहाँ पे तो एक और ऐसा रेप्लिकेट हो जाएगा, इसमें भी ऐसे 2 डिविजन्स आ जाएंगे। ओके, फिर इसको जब फाइनली करोगे तो इसका एक और, इसमें कंट्रोल Z नहीं होता एक तो यार। ओके, तो इसका एक और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा और अगेन ये पूरा तुम्हारा रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ऐसे ही है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, इसको यहाँ पे इन फिगर्स में ही चेक कर लेते हैं। तो तुम्हारा हम देखें, सी इसमें क्या ट्विस्ट है ना, क्या चीज़ है ना, जो सारे ट्राइंगल जैसे मैंने दिखाया, जैसे हमने अनफोल्ड करा इसे, तो ये ट्राइंगल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस होने चाहिए, कि ये ट्राइंगल यहाँ फेस कर रहा है तो ये वाला ट्राइंगल इस साइड फेस कर रहा है ना। सिमिलरली जो भी ट्राइंगल बनेंगे सारे अपोजिट साइड फेस करेंगे, बट केवल किसी भी ऑप्शन में देखोगे ना, अगर ए में देखा जैसे, तो यहाँ पे ट्राइंगल ये यहाँ फेस कर रहा है, ये भी यहाँ फेस कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। केवल बी में तुम देखोगे ना, ये इस साइड फेस है तो इस साइड फेस है, ये इस साइड है तो ये इस साइड है, ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है। अगेन सी में देखोगे तो वही प्रॉब्लम दिखेगी तुम्हें, यहाँ पे ये वाले जो यहाँ इस वाले पार्ट में जो ट्राइंगल्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट नहीं है। इसमें भी देखोगे ये भी यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये भी अपोजिट नहीं है। केवल बी में सारे ट्राइंगल्स जैसा होना चाहिए वैसे अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई बी, एक बार चेक भी कर लेते हैं, हाँ दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये सी, जिसमें बी लिखा हुआ है। ओके, इसमें ओनली ट्विस्ट इज जो तुम्हारे ट्राइंगल्स हैं अपोजिट फेस के होने चाहिए, यानी कि जैसे ये पूरा बनता है तो ये पूरा ट्राइंगल भी इधर ही उल्टा ही फेस करेगा ऐसे। ओके, तो दैट इज द ओनली थिंग। ओके, इसको भी चलो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा आई थिंक ये सेम क्वेश्चन था, उन्होंने ऊपर दिया था, इसका बस टॉप व्यू बताना था, अब यहाँ पे फ्रंट दे दिया है। तो दे आर रिड्यूसिंग द हार्डवर्क दैट द क्वेश्चन पेपर जिन्होंने बनाया वो जो हार्डवर्क भी काम कर दिया है कि सेम ही फिगर उठा के फ्रंट टॉप दोनों दे दिया। ओके, वी ऑल्सो समटाइम्स डू दैट वाइल मेकिंग द मॉक टेस्ट, सो इट इज़ ओके। ओके, सो यहाँ से ये वाला जो सरफेस है हमारा ये ऐसे दिखेगा। वाई कांट आई ड्रॉ इट प्रॉपर, माउस से प्रॉपरली ड्रॉ होता ही नहीं है। ओके, सो दिस सरफेस विल बी लाइक दिस, एंड ये वाला जो सरफेस है ये पूरा ऐसे, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल आएगा, फिर इसके ऊपर
ये ऐसे रेक्टेंगल आएगा जो ये वाला है, फिर एक रेक्टेंगल ये यहाँ ये वाला भी दिखेगा जो कि इसके ऊपर है, यहाँ तक है, बस दैट्स ऑल। थोड़ा आई नो रफ फेयर नहीं, मतलब रफ बनाया है। ए तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें रेक्टेंगल मिसिंग है। बी भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सरफेस ये वाला पार्ट नहीं आ सकता। सी ठीक लग रहा है। डी अगेन पॉसिबल नहीं है, डी तो बनाया ही इन्होंने, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, तो आंसर इसका डेफिनेटली क्या हो गया, सी। हाँ, ये थोड़ा मुझे भी था, ये यहाँ तक आएगा या एक्सटेंड होगा वो श्योरली नहीं कह सकते। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं। इन क्वेश्चंस में ना इंस्टेड ऑफ चेकिंग कौन सा सही है, तुम अगर वो वाला पार्ट देख लो जिससे एलिमिनेट हो जाए कि हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, वो बेटर रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये मिरर इमेज का क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या होगा, एक जो डिफरेंस है किसी हर लेटर का तो मिरर होगा ही होगा, लाइक एस ऐसा दिखेगा, एस यू से मिरर, यू तो वैसा ही रहेगा, फिर हमारा ई जो है वो भी उल्टा दिखेगा, तो सारे लेटर तो होंगे ही होंगे, प्लस जो लेटर्स का अरेंजमेंट है वो भी मिरर होगा। यानी कि सपोज जो एस एस यहाँ पे आ रहा है, ये एस एस स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है एक्चुअली। तो एस एस हमारा जब मिरर हो जाएगा, तो मिरर होने के बाद हमारा आएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा, और वो भी मिरर्ड फॉर्म में आएगा, यानी कि ऐसे आएगा, ओके, जो कि हमारा केवल ए में है, राइट। सो लेटर भी ए में मिरर होगा, ये अपने आप कैसे चलता है। सो बेसिकली लेटर भी मिरर होगा एंड उसका लेटर्स का लोकेशन भी मिरर होगा। सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एस एस चेक करके यू कैन गेट द आंसर, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेक आफ्टर दिस। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टोन इज यूज्ड फॉर रूफिंग इन माउंटेनियस रीजन्स। हाँ, शेल काफ़ी यूज होता है माउंटेन में, क्योंकि शेल ही मिलता है माउंटेन में पूरा, है ना, माउंटेन शेल से ही मेनली बने होते हैं। माउंटेन्स में होता ही नहीं है मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, होते ही वो शेल के हैं। तो शेल इज़ द मोस्ट कॉमन अवेलेबल एंड नेचुरली अकरिंग जो आसपास ही मिलता है स्टोन इन द माउंटेनियस रीजन्स। Who is the architect of the Lotus Temple? Yes, it's Fariboza Sahaba. Sorry if I pronounced him wrong. Okay. Okay. Next हमारे पास question है. We are given a figure and it is cut into two parts. So which of the answer figures have the same figure and without any overlapping? ठीक है. चलो चारों चेक कर लेते हैं. This part is actually, अगर यहाँ पे मैं कट लगा दूँ तो ये वाला पार्ट बना, और फिर ये वाला आई थिंक ए इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये भी टैली कर रहा है इससे एंड ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यहाँ पे तो इसका डायमेंशन ही मतलब प्रपोर्शन ही चेंज कर दिया है, यहाँ भी कुछ अलग ही कर दिया है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे ये वाला पार्ट तो फिर भी ठीक लग रहा है, नहीं ये अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आ गया है। ओके, इसका पहला यह सही है, ए इज़ द करेक्ट। एक बार चेक भी कर लेते हैं, या ए इज़ द करेक्ट आंसर है। ये भी सिंपली, बहुत सिंपली दिख रहा है। ओके, एक और हमारे पास क्वेश्चन है स्केल का, बट ये थोड़ा अलग है, पहले जैसे ट्विस्ट नहीं। इसमें डायरेक्टली देखो क्या इसमें क्या दे रखा है, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन 1:2000। और यहाँ पे जो 7 सेंट, सपोज चलो ये हमारा मैप है, इसको ड्रॉ करके समझते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों का डिस्टेंस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, जो कि मैप पे मेजर, स्केल से अगर तो मैप पे मेजर कर रहे हो शीट ऑफ पेपर पे, तो वो 7 सेंटीमीटर है। असली में वो पूछे रियल लाइफ में वो कितना होगा, तो डेफिनेटली 7 सेंटीमीटर मैप पे है, तो हर सेंटीमीटर, क्योंकि 1:1000 का स्केल है, तो हर सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर को रियल लाइफ में डिनोट कर रहा है। तो 7 सेंटीमीटर कितना, 7 × 1000, 7000 सेंटीमीटर को डिनोट करेगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, डेफिनेटली 70 मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे, तो 70 मीटर में कितना हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा बेसिकली। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, NIFT Delhi, बहुत famous building, plus commonly I hope you know PV Doshi has designed NIFT Delhi. सेम अगेन 3D फिगर है, इसमें बस एंगल चेंज कर दिया है फ्रंट व्यू का इन्होंने। ओके, आई थिंक देख के पता चल रहा है इसका आंसर तो यही होगा, ए वाला ही होना चाहिए, है ना। ए इज कम्प्लीटली एक्यूरेट, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है ए में, है ना। चेक कर लेते हैं, यही होगा। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। सी, ए काफ़ी एकदम सामने सामने ही दिख रहा है, दिस इज द फ्रंट व्यू फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, अडोब इज आई थिंक किसी और लैंग्वेज में इस ब्रिक को ना, मड ब्रिक को अडोब कहते हैं। दिस इज अगेन कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चरल टर्म अडोब। आई थिंक रोमन में एक बार चेक करना, इन सम अदर लैंग्वेज ऑल्सो इट इज कॉमनली यूज, बट मड ब्रिक को हम अडोब भी बोलते हैं।
करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस। ओके, आंसर भी दे रखा है सी। हाँ, मेसोपोटामियन गूगल पे देखोगे ना तो काफ़ी जगह इजिप्शियन भी दे रखा होता है, काफ़ी जगह पहले मेसोपोटामियन भी दे रखा होता है। हल्का सा कंफ्यूजन है, बट मेनली अगर कोई अच्छा सोर्स से वेबसाइट से देखोगे तो मेसोपोटामियन इज़ द फर्स्ट अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, फिर इजिप्शियन आता है, फिर हड़प्पा, फिर चाइनीज़। ये तो ठीक है, हड़प्पा चाइनीज़ बाद में है। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मेसोपोटामियन इजिप्शियन पहले कौन सा आया। गूगल पे कई जगह थोड़ा थोड़ा अलग आंसर मिल सकता है, बट मेनली हाँ, इफ यू चेक गुड सोर्स और इंटरनेट, मेसोपोटामियन इज द अर्लीस्ट वन। ओके, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सो मिरर इमेज क्या होता है, बेसिकली ऑल ऑफ यू नो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। सो एग्जैक्टली एलिमेंट सेम रहने चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और एलिमेंट सेम रहे। तो बस एलिमेंट्स भी अगर चेक, जैसे अगर यहाँ पे एलिमेंट्स भी चेक करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, ऐसे जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है ही नहीं। ट्राइंगल में इन्होंने यहाँ एक्स्ट्रा एक ये लाइन ऐड कर दी है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सेम यहाँ पे भी वो लाइन है, यहाँ पे लाइन आ ही नहीं सकती ना, यहाँ लाइन खत्म हो रही है। ये पूरा प्रॉपर एक ट्राइंगल बनना चाहिए, ये लाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी और डी में कंपेयर करें, डी भी बिल्कुल देखो ऐसे, ये वाला पार्ट तो ऐसा ही रहेगा ना, राइट साइड जाके भी ऐसा ही रहेगा। ये तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, तो डी भी पॉसिबल नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक दो एलिमेंट से क्लियर हो जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। खत्म होने वाला है पेपर, डोंट वरी इफ यू आर गेटिंग बोर्ड। आई विल आल्सो टेल यू, हाँ अच्छा, टू गेट दिस पीडीएफ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट दिस पीडीएफ you guys need to WhatsApp us on the number 8882908615, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। WhatsApp करना है इस नंबर पे, we'll definitely share this PDF जिसमें सारे आंसर्स दे रखे हैं। You can check it with your response sheet, calculate your scores and everything. So do text us on WhatsApp for that. Okay, चार हमारे को लोगोस दे रखे हैं, इन्हें मैच हमें करना है। ओके, ठीक है, ये तो इसमें यू कैन बी इसका आंसर है। सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगेन। ओके, यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए बी। ओके, सो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और फिर ट्राइंगल एक और ऐड हो गया ओवरलैप होता हुआ। यहाँ सर्कल है, एक सर्कल ऐड हो गया ओवरलैप होता हुआ। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल और ऐड हो जाएगा ओवरलैप होता हुआ, है ना। फिर एक और, फिर इसको अब ऐड कर दोगे, डबल कर दोगे तो फिर ऐड हो जाएगा। यानी कि ये ऐसा यहाँ पे तीन रेक्टेंगल ऐसे तीन सा कुछ बनना चाहिए। आंसर डी होना, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली व्हेन यू विल ओवरलैप दीज टू फिगर्स टुगेदर, सो ये तीन रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई द आंसर इज सी, ओ सॉरी डी। विच इज ऑफन रेफर्ड एज ट्विन सिटीज ऑफ ओडिशा। Okay, fact-based question again, answer is given. Okay, so again we have a statement-based question in question number 78. So there are two statements: glass has low thermal conductivity and glass can observe, refract and transmit light. So it is more of a general knowledge, or you can say building materials का question है, and कहीं ना कहीं you read this in your school in the 9th, 10th, 11th, 12th standards. So answer इसका B है, one is correct, and the two statement is given as the one is incorrect and the second one is correct. So the answer to this is B. How many triangles are there in the given figure? ठीक है, so इसमें again we can count the triangles, पर इसका आंसर दे रखा है C27. So इसका ना एक ट्रिक भी होता है, मे बी इन सेपरेट वीडियो, एंटायर वीडियो, की कैसे अभी नहीं कैसे काउंट करते हैं, बट इन अ कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो आई टेल यू कि ट्राइंगल्स ऐसे, अगर ऐसे सिंपल फिगर ऐसा प्रोपोर्शनेट फिगर है ट्राइंगल्स का या स्क्वायर्स का, तो इट्स अ वेरी इजी ट्रिक, मतलब बिना काउंट करे और एक्यूरेट आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। आई डेफिनेटली मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन हाउ टू काउंट द ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स एज वेल, जिनको भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ओके, सो आई टोल्ड यू ना, दो क्वेश्चन होते ही होते हैं कलर थ्योरी के, कलर्स पे। तो एक तो हमारा आ गया था पहले स्टेटमेंट बेस्ड वाला, एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द टू आर नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर का पेयर, आंसर इज ब्लू ग्रीन। ठीक है, सो या ओके, सो वी आर डन विद द एप्टीट्यूड सेक्शन। हमने सारे 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आई हो एंड यू वांट एनीथिंग एल्स, या कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी पूछना हो, और यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि हम और वीडियोस उस टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पे जरूर और बनाएं। और वट एवर यू नीड, आगे भी वट एवर यू वांट अस टू मेक वीडियोज ऑन, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प करें, डू कमेंट अस एंड लेट अस नो। ड्राइंग के क्वेश्चंस, ड्राइंग का क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, हाउ टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू मेक अ गुड स्केच, अ गुड प्रपोर्शनेट फिगर पोर्ट्रेट इन लेस टाइम, इन लिमिटेड टाइम बेसिकली।
सेकेंड क्वेश्चन का, इसका भी क्वेश्चन का बहुत जल्दी कल या परसों में वील ऐड द सोल्यूशन कि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वेरी वेरी सून. So do keep checking the channel, do subscribe and press the bell icon. I hope you guys learned something new today. In questions ke through you'll gain some knowledge, and I am sure and I hope that this will help you in your future upcoming examinations. All the best for your upcoming examinations. And also now guys, we are conducting free demo classes for all the students in which we'll tell you a lot of things how to prepare and what should be the preparation strategy. We'll give you some free material also, the free mock tests, free previous papers, and a lot of other things. To attend the free demo classes that we are going to conduct, you can just WhatsApp us on the same number, and even WhatsApp us to get this question paper along with all the solutions. And do calculate your scores and even let us know in the comment box कि किसके कितने scores आ रहे हैं, कितने aptitude और maths मिला के कितने, केवल aptitude में भी कितने marks आ रहे हैं. According to that ना, all of the students can guess comments में देख के किसके कितने marks हैं कि उन्होंने comparatively कैसा perform करा है, because this is a completely competitive exam. तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन परसेंटाइल, नो मैटर किसके कितने ज़्यादा. अगर सबके कम है तो फिर भी सब जिसकी कम है उसकी भी परसेंटाइल अच्छी है. अगर सबके ही ज़्यादा है तो उस हिसाब से परसेंटाइल आएगी. तो इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव सिस्टम वाला एग्जाम. ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.